मैं सज्जन पाल मिल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में। सामाजिक विषय को लेकर आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं। आज का जो हमारा अध्याय है वो अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757 ईस्वी तक। पहला अध्याय देखो हम पूरा पढ़ चुके हैं, और जिसके प्रश्न उत्तर हैं या जो नोट्स हैं वो आपको व्हाट्सएप पर हमने भेज दिए हैं, जिनको आप देख के उनको आपकी जो नोटबुक है उनमें उनको नोट करना है आपको सबको, पहले पार्ट के, क्योंकि पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसकी पीडीएफ आपको भेज दी गई है। जिसको प्राप्त नहीं हुई है वो अपने व्हाट्सएप नंबर दे के विद्यालय में और प्राप्त कर सकता है। हर पार्ट कंप्लीट होने के बाद में उसकी पीडीएफ है जो वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो देखो उसी क्रम में अब दूसरा पार्ट है संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757 ईस्वी। इसमें हम जो अध्ययन करेंगे सबसे पहले वो दिल्ली सल्तनत का। किसका? दिल्ली सल्तनत का। तो देखो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे पहला हम वंश पढ़ेंगे गुलाम वंश। ठीक है ना? कौन सा वंश पढ़ेंगे? गुलाम वंश। इस वंश को इल्बरी वंश भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इल्बरी वंश। देखो ये इल्बरी वंश भी कहा जाता है। परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए इल्बरी वंश के बारे में बताइए, बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो गुलाम वंश तो हमने देखा है, इल्बरी वंश कौन सा आ गया? तो वो गुलाम वंश ही पूछ रहे हैं, क्योंकि गुलाम वंश का ही दूसरा नाम है इल्बरी वंश है। तो आपको ध्यान रखना है, इल्बरी वंश पूछा जाए तभी इसी वंश के बारे में आपको बताना है। तो गुलाम वंश या इल्बरी वंश। इसके देखो प्रमुखतः 4 शासक हुए। वैसे तो देखो शासक बहुत हुए, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि इतिहास केवल महान जो शासक होते हैं उन्हीं को दोहराता है। तो देखो इसमें प्रथम जो शासक है वो कौन सा है और लास्ट में कौन सा है उसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन इसमें जो प्रमुख 4 जो शासक हुए वो पहला कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसके बाद में इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। इन सभी शासकों को हम देखो इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये देखो 1206 में शासक बना और 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1206 से 1210 तक इसका एक छोटा सा कार्यकाल था। मृत्यु कैसे हुई इसकी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले इसके कार्यों का अपने उल्लेख कर लेते हैं। इसको एक नाम से जाना जाता था, इसको लाख बख्श कहा जाता था। क्या बोला जाता था इसको? लाख बख्श। ठीक है ना? ये देखो ये नाम लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। छोटा प्रश्न आ जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या नाम था, अन्य किस नाम से जानते थे, या लाख बख्श किस शासक को कहा जाता था? तो लाख बख्श कौन से शासक को कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखो इसके प्रमुख जो कार्य हैं वो मैं आपको बताता हूं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण करवाया था। ठीक है ना? बाद में ये मर गया। ठीक है ना? वरना पूरा कुतुब मीनार ये बनवा देता। बाद में जो देखो कुतुब मीनार की शेष जो मतलब निर्माण है वो इसके दामाद ने करवाया था, जिसका नाम था इल्तुतमिश। ठीक है ना? तो देखो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, पहली मंजिल का। किसकी याद में? सूफी संत था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम था उसका? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसकी याद में इसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया, जिसकी पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। ठीक है? अब देखो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, एक दिन ये घोड़े से पोलो खेल रहा था, जिसको चौगान बोलते थे। आज वर्तमान में जिसको पोलो बोलते हैं ना, पहले इस खेल को क्या बोलते थे? चौगान। घोड़ों पे खेला जाता था ये। तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई।
क्या हुआ, चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गया और एक्सीडेंटली इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कब, 1210 में। प्रश्न आ जाए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई, तो कब हुई, 1210 में। ठीक है। अब देखो दूसरा जो शासक है वह है इल्तुतमिश। कौन सा शासक है, इल्तुतमिश। इसको देखो मुसलमानों का वास्तविक संगठनकर्ता माना जाता था, मतलब मुस्लिम साम्राज्य का जो संगठन है वो इसी ने किया था, उनको इकट्ठा मुस्लिमों को सभी को इसने किया था। अब देखो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में इल्तुतमिश बना। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा तो इल्तुतमिश क्या था, इसका बेटा था या और भतीजा था, क्या था, देखो ये दिमाग में आपके चल रहा होगा। तो सबसे पहले अपने जानते हैं कि इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो बेटी है उसका पति, क्या नाम था, इल्तुतमिश। और एक कुतुबुद्दीन ऐबक मरा कब, 1210 में, तो उसकी मृत्यु के साथ ही इल्तुतमिश ने पद ग्रहण कर लिया 1210 में, जो 1236 तक बना रहा। कब तक है, 1236 तक। तो इल्तुतमिश का शासनकाल है 1210 से 1236, लगभग 26 साल। इसका लगभग 4-4.5 साल मतलब रहा था शासन। तो देखो सबसे पहले इसकी विशेषता संगठनकर्ता, यानी कि मुस्लिम साम्राज्य का ये वास्तविक संगठनकर्ता था, संगठित किया था इसने। उसके बाद में 1226 में इसने रणथंबोर पर आक्रमण किया और उसे जीता। कब, 1226 में। रणथंबोर को किसने जीता 1226 में, इल्तुतमिश ने। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसने 1223 ईस्वी में मालवा में भिल्ला दुर्ग है, भिल्ला दुर्ग, ये देखो ये नाम लिखा हुआ भिल्ला दुर्ग, इसको जीता और अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो ये इल्तुतमिश की क्या है, प्रमुख विजय थी और इसके बारे में सामान्य जानकारी थी। अब है देखो रजिया सुल्तान, जिसका कार्यकाल है 1236 से 1240 तक। रजिया सुल्तान देखो पहली मुस्लिम शासिका थी, यानी कि पहली महिला मुसलमानों में जो शासक बनी थी 1236 में। कब बनी, 1236 में। ये इल्तुतमिश की बेटी थी, पुत्री थी। रजिया सुल्तान है वो किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। उस समय में देखो एक सिस्टम था कि महिलाओं को शासक नहीं बनाते थे, लेकिन इल्तुतमिश है, इसने देखो इसके बाद में रजिया सुल्तान है वो शासक बनी थी। अब देखो जब रजिया सुल्तान शासक बनी ना, तो उस समय देखो वर्चस्व हुआ करता था तुर्की अमीरों का, ज़्यादा चलती थी। तुर्की अमीर जो हैं उनका बहुत काफ़ी प्रभाव हुआ करता था। वो इससे नाराज़ हो गई कि एक महिला है वो शासक बन रही है, तो बहुत ज़्यादा उससे क्या हो गए, वो नाराज़ हो गए। अब देखो जो रजिया सुल्तान है उसने क्या किया, कौन से कार्य किए शासक बनते, उसके बारे में आगे अपने और चर्चा करते हैं। तो देखो रजिया सुल्तान है वो पुरुषों की तरह है, कोट पहनती थी। क्या पहनती थी, कोट पहनती थी, जिसको बोलते थे कुब्बा। ठीक है, छोटा प्रश्न आ जाए, कुब्बा क्या था। रजिया सुल्तान जो कोट पहनती थी उसको बोलते थे कुब्बा। क्या बोलते थे, कुब्बा। और पुरुषों के समान ही सिर पे टोपी पहनती थी। क्या पहनती थी, टोपी, जिसे बोलते थे कुलाह। क्या बोलते थे, कुलाह। ये देखो कुलाह बोलते थे। कोट को बोलते थे कुब्बा और टोपी को कुलाह। अपने को क्या लिखना है कि जो रजिया सुल्तान है वो पुरुषों की तरह कोट और टोपी पहनती थी, जिन्हें क्रमशः कुब्बा और कुलाह कहते थे। अब देखो जो रजिया सुल्तान है घोड़े पे पुरुषों की तरह क्या है, अश्वारोही की तरह एक यात्रा करती थी। अब इसमें देखो आगे मोड़ आता है, वो ये है कि इसने जमालुद्दीन याकुत, क्या नाम है, जमालुद्दीन याकुत को अश्वशाला, यानी कि घोड़ों की जो मतलब से होती थी एक संस्था अश्वशाला, उसका प्रधान नियुक्त कर दिया। क्या कर दिया, अश्वशाला का प्रधान नियुक्त कर दिया। आग में घी डालने वाला काम हो गया है। इससे तुर्की अमीर और भी ज्यादा नाराज हो गए। पहले तो तुर्की अमीर नाराज किससे थे, रजिया सुल्तान से। क्यों, क्योंकि पहले तो ये महिला जो शासक बनी, उसके बाद पुरुषों की तरह कोट और टोपी पहनती थी,
और घोड़ों पर सवारी करती थी। तो देखो तुर्की अमीर इससे नाराज थे। और जब तुर्की अमीर है उनका और ज्यादा गुस्सा कब बढ़ गया, जब इसने जमालुद्दीन याकुत को असुसाला का प्रधान नियुक्त कर दिया। तो हुआ क्या, इसे जमालुद्दीन याकुत है इसकी हत्या कर दी गई। ठीक है ना, असुसाला का जो प्रधान था जिसको रजिया सुल्तान ने नियुक्त किया था उसकी हत्या कर दी गई। अब देखो जो रजिया सुल्तान थी, इसने रजिया सुल्तान ने देखो काफी अच्छे अच्छे कार्य किए थे जिनके बारे में अपने विस्तार से बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। जो हमारा 10वीं का सिलेबस है इसमें ज्यादा विस्तारित ये नहीं है। इसमें सिर्फ आप ये देखो, ये कोट कुबा टोपी कुला ये पहनती थी। जमालुद्दीन याकुत को इसने असुसाला का प्रधान नियुक्त किया। और जो रजिया सुल्तान थी इसका विवाह हुआ अल्तुनिया से। किससे हुआ इसका विवाह? अल्तुनिया। कैसे लिखते हैं? अल्तुनिया से इसने विवाह किया 1240 ईस्वी को। कबे? 1240 ईस्वी को रजिया सुल्तान और अल्तुनिया इन दोनों की हत्या कर दी गई। और रजिया सुल्तान का कार्यकाल 1240 को ही क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अब है बलबन। कौन है? बलबन। ये इनका कुछ नहीं लगता था। ठीक है, ये तो मान लो एक परिवार चला आ रहा था, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद में इसका दामाद था इल्तुतमिश। फिर इल्तुतमिश की जो बेटी है वो रजिया सुल्तान थी, लेकिन ये एक मंत्री था। ठीक है ना, गुलाम वंश में क्या था? बलबन एक मंत्री था जिसका कार्यकाल है वो 1265 से 1296 ईस्वी तक चला। अब आप ये देखते होंगे कि 1240 के बाद में सीधा 1265 कैसे आ गया? रजिया के बाद में अयोग्य शासक हुई जिसका फायदा किसने उठाया? बलबन ने। अयोग्य शासक हुए तो शासन उनसे संभाला नहीं गया, बलबन। अब बलबन देखो क्या था, बलबन एक मतलब दल था। बलबन जो था वो देखो चहलगामी जो दासों का दल था उसका एक मंत्री था उस समय। किस समय? इल्तुतमिश के समय। अब देखो जो बलबन है इसने सत्ता प्राप्त करते ही कुछ नियम बनाए। सबसे पहले तो इसने जो रूल चल रहे थे, पहले के जो नियम वगैरह चल रहे थे उन पर सख्ताई की। ठीक है, सबसे पहले देखो बहुत प्रमुख है कि सिजदा और पाबोस किसे कहते हैं। बलबन ने ये नीति चलाई थी। बलबन ने दो नीतियां चलाई थी, एक तो सिजदा और पाबोस, एक लौह और रक्त की नीति। तो देखो सिजदा और पाबोस की देखो क्या नीति थी। इसमें क्या होता था सिजदा और पाबोस में? ये एक नियम था जिसके तहत सम्राट के सम्मुख झुककर उसे सलाम करना होता था और उसके पैरों को चूमना होता था। क्या था? सिजदा। सिजदा का मतलब है सर को झुकाना, पाबोस मतलब पैरों को चूमना। दोबारा बताता हूं आपको, सिजदा क्या था? सर को झुकाना, किसके सम्मुख है? सम्राट बलबन के सम्मुख। और पाबोस मतलब पैरों को चूमना। तो ये जो नीति सिजदा और पाबोस की किसने चलाई थी? बलबन ने। छोटा प्रश्न आ जाता है सिजदा और पाबोस क्या था। इसके बाद में इसने एक नीति बनाई लौह और रक्त की नीति। ठीक है ना, तो देखो आपकी क्लास में 2 बार प्रश्न होता है ये लौह और रक्त की नीति किसने बनाई। तो जब शासक का नाम आ जाए जब तो बलबन होगा। ठीक है, अगर 1 नंबर का प्रश्न आए तो आपको बलबन ही करना है, क्योंकि चौथे पाठ में है कि लौह और रक्त की नीति बिस्मार्क वाली, उससे 1 नंबर का प्रश्न नहीं आएगा। शासक नहीं था जो बिस्मार्क था वो। ठीक है, बिस्मार्क शासक नहीं था, शासक कौन था? बलबन। तो लौह और रक्त की नीति बनाई। अब इस लौह और रक्त की नीति में क्या होता था? जो विद्रोही राज्य होते थे, जो विद्रोही राज्य होते थे बलबन के खिलाफ जो विद्रोह कर देते थे ना, बलबन उनकी शक्ति का दमन करके सभी पुरुषों को मार देता था और महिलाओं को और बच्चों को बंदी बना लेता था। ठीक है, लौह और रक्त की नीति क्या थी? विद्रोही जो राज्य होते थे उनमें पुरुषों को तो मार दिया जाता था और महिलाओं को और बच्चों को अगवा करके उनको बंदी बना लिया जाता था। तो ये 2 नीतियां चलाई थी बलबन ने, सिजदा व पाबोस और लौह और रक्त की नीति। ठीक है, प्रश्न छोटा आ जाए कि सिजदा और पाबोस की नीति चलाने वाला कौन सा शासक था? तो बलबन ही था। और लौह रक्त की नीति चलाने वाला कौन था? ये भी बलबन ही था।
ठीक है, तो अब देखो हमारा ये जो टॉपिक है दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश यहीं समाप्त होता है। अब देखते हैं अपने अगला टॉपिक। अगला जो वंश हमारा है वो है खिलजी वंश। ठीक है, कौन सा वंश है? खिलजी वंश। तो देखो खिलजी वंश में जो प्रथम शासक हुआ उसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्या नाम था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो 70 साल का था। कितने साल का था? 70 साल का था, 70 वर्ष का था। उसके भतीजे और दामाद जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से उसका वध कर दिया। ठीक है ना? क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से अपने ससुर और चाचा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नाम था पूरा, लेकिन इसको जलालुद्दीन खिलजी बोलते थे, इसका वध किया और जो खिलजी वंश है उसका वो शासक बनकर बैठ गया। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अब देखो जलालुद्दीन जो खिलजी है उसका शासनकाल जो था वो था 1290 से 1296 ईस्वी, 6 साल तक। फिर क्या हुआ? उसके जो दामाद ने उसका क्या कर दिया? धोखे से वध कर दिया। अब देखो, अब अपने पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन जो खिलजी है उसको द्वितीय सिकंदर बोलते थे। प्रश्न आ जाए अलाउद्दीन खिलजी है उसको किस नाम से जाना जाता था? तो उसको किस नाम से जाना जाता था? द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी की जो प्रमुख विजय मानी जाती है ना, वो है 1301 में रणथंबोर पर विजय और 1303 में इसने कहा कि चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। ठीक है, 1301 में रणथंबोर पर और 1303 में चित्तौड़ के किले पर। अब देखो जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने गुजरात अभियान किया था, मतलब गुजरात को जीतने के लिए इसने अभियान किया था। तो वहां इसके एक अहम चीज हाथ लगी। वस्तु तो नहीं बोल सकते उसको, था तो आदमी। तो उसका नाम था मलिक काफूर। क्या नाम था? मलिक काफूर, जो हिंदू से धर्मावलंबी था, मतलब इसने धर्म परिवर्तन किया था, जिसका नाम था मलिक काफूर। और मलिक काफूर की सहायता से इसने दक्षिण भारत में प्रवेश कर लिया। ठीक है, और दूसरा जब इसने गुजरात अभियान किया था ना, मलिक काफूर तो इसको मिला ही मिला अलाउद्दीन खिलजी को, साथ में बहुत ज्यादा मात्रा में धन संपदा भी मिली, जिसको इसने लूट लिया और भी ज्यादा शक्तिशाली बन गया। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अब देखो इसकी जो प्रमुख जो कार्य है इसने क्या किए थे, इसके बाद में इसके जो प्रमुख कार्यों के बारे में बताइए। या सुधार प्रश्न आ जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सुधार कौन से थे, इसने क्या क्या सुधार किए थे। तो सबसे पहले इसने राजस्व का जो ढांचा था ना उसको पुनर्निर्मित किया। राजस्व का ढांचा मतलब कर लेने का, जैसे पहले कर लिए जाते थे ना, कितनी निर्धारित मात्रा थी, उसको इसने बढ़ा दिया। ठीक है, कुछ बढ़ा दिया, कुछ को घटा दिया। तो देखो जो राजस्व व्यवस्था थी इसने उसको दोबारा से प्रारंभ कर दिया, उसमें परिवर्तन किए। इसको बोलते हैं राजस्व ढांचे में परिवर्तन। क्योंकि कोई भी जब नया शासक बनता है ना तो अपने हिसाब से नीतियां बनाता है, अपने हिसाब से ही कर और राजस्व है वो निर्धारित करता है। तो ऐसा ही इसने भी किया। अब देखो उस समय सबसे ज्यादा जो मतलब परेशानी थी वो आती थी तुर्की अमीरों की। किसकी आती थी? तुर्की अमीरों की। हमने पीछे भी आपको बताया कि जब रजिया सुल्तान शासक बनी तो तुर्की अमीरों ने विद्रोह कर दिया। तो सबसे ज्यादा मतलब जो परेशानी वाली बात इसकी थी वो तुर्की अमीरों की। तो इसने सोचा कि तुर्की अमीरों पर अगर लगाम लगा दी जाए, अगर उनको नियंत्रण में ले लिया जाए तो अपने जो शासन करेंगे उसमें हमको कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है ना? तो देखो इसने तुर्की अमीरों को नियंत्रित करने के लिए क्या किया और इसके अलावा इसने अन्य नियम क्या क्या बनवाए। सबसे पहले अमीर वर्ग की संपत्ति, जो अमीर वर्ग था ना तुर्की अमीरे, इसने सभी की संपत्ति वापस ले ली, क्योंकि उनकी सबसे ज्यादा ताकत थी वो संपत्ति थी, धन दौलत ही थी।
ठीक है, तो उस ताकत को कम कर दिया। जितने भी अमीर थे उन सब की जो संपत्ति थी उसको इसने अपने अधीन कर लिया, अधिग्रहित कर ली, छीन ली, ऐसे मान लो, ठीक है। और जो अमीर थे उनकी शक्ति को एकदम क्या कर दिया, कमजोर। पहला देखो इसने क्या सुधार किया, राजस्व ढांचे में सुधार किया। उसके बाद में भाई विद्रोह नहीं हो जाए, ढांचे में मतलब परिवर्तन करने के बाद में इसने सोचा कि राज्य में विद्रोह नहीं हो, इसके लिए विद्रोही कौन थे, मुख्य रूप से विद्रोही थे अमीर, ठीक है। तो अमीरों की इसने धन संपत्ति थी वो नियंत्रण में कर ली। फिर दूसरा इसने क्या किया, खालसा भूमि है उसको कृषि योग्य बनाया, ठीक है। खालसा भूमि क्या होती है, जो खाली पड़ी भूमि होती है जिसके ऊपर कृषि नहीं होती ना, बंजर भूमि बोल दो, या जिसको या जो कार्य में नहीं आ रही, कोई काम में नहीं आ रही भूमि, ठीक है, उसको बोलते हैं खालसा भूमि। तो इसने क्या किया, खालसा भूमि को, बंजर जो भूमि थी उसको कृषि योग्य बनवाया, क्योंकि इसका मानना था कि खाली पड़ी भूमि तो क्या दे रही है अपने को, न तो अनाज दे रही वो और न राजस्व। इसने सोचा कि खाली पड़ी हुई जो भूमि है ना, अगर उसके ऊपर खेती करवाई जाए ना, खाली पड़ी भूमि है, तो क्या होगा, एक तो अनाज पैदा होगा, अनाज बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, दूसरी अनाज का उत्पादन बढ़ेगा तो राजस्व भी ज्यादा आएगा, कर भी ज्यादा आएगा। तो अपना दिमाग लगाते हुए इसने जितनी भी खाली भूमि पड़ी थी इसके राज्य क्षेत्र में, सभी पूरी खाली भूमि जो थी, खालसा भूमि थी, उसको कृषि योग्य बनवा दिया। ये इसका अगला सुधार था। तो देखो इसके बाद में गुप्तचर प्रणाली, गुप्तचर प्रणाली का इसने गठन किया, अपने गुप्तचर छोड़ दिए जगह जगह। कौन क्या बातें करता है, कौन विद्रोह करने की सोचता है, पल पल की राज्य में कौन क्या बातें कर रहा है, वो पल पल की जानकारी इसको मिल जाए, इसके लिए इसने क्या किया, गुप्तचरों का गठन किया, गुप्तचर प्रणाली का गठन किया और अपने गुप्तचर हैं वो पूरे राज्य में फैला दिए, ताकि इसके जो राज्य उसको कोई खतरा नहीं हो। अगर कोई विद्रोह भी कर रहे हो तो इसको पता चल जाए, पल पल की जो खबर है वो इसको मिलती रहे। और अमीरों के परस्पर मेल मिलाप पर रोक। अमीर जो तुर्की अमीर थे ना, जिनकी संपत्ति ले ली थी, देखो अमीर वर्ग की संपत्ति ले ली थी ना। अगला इसने क्या किया कि अमीर वर्ग की जो संपत्ति है उसको तो इसने नियंत्रित किया ही, अमीरों के परस्पर मेल मिलाप पर भी रोक लगा दी। इस नियम बना दिया कि कोई भी अमीर है वो आपस में मिल नहीं सकता, क्योंकि इसको पता था कि अगर ये आपस में मिलेंगे, अमीर जो वर्ग है वो अगर आपस में मिलेगा तो क्या होगा, अमीर वर्ग आपस में मिलेगा तो फिर से षड्यंत्र रचेंगे। इसको हो सकता है, इसको भय था कि ये आपस में मिलकर षड्यंत्र रच के मेरे खिलाफ दोबारा क्या है, मेरे को राज्य जो अधिकार से वंचित भी कर सकते हैं या मार भी सकते हैं, जैसे रजिया सुल्तान है और उसके पति को मारा था वैसे। तो इसने क्या किया, अमीरों की परस्पर मेल मिलाप पर ही रोकें लगा दी। तो ये हमारा था खिलजी वंश, ठीक है ना। खिलजी वंश का पहला शासक तो था जलालुद्दीन खिलजी, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी के बारे में इतिहास में इतना कुछ नहीं है। जलालुद्दीन खिलजी के पहले का भी इतिहास नहीं मिलता, क्योंकि ऐसे माना जाता है, ऐसे कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पीछे का जितना भी इतिहास है उसको नष्ट करवा दिया था, जला दिया था उसको, ठीक है। ये एक संकीर्ण विचारधाराओं वाला शासक था। इसने अपने पीछे का पूरा जो इतिहास है, कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का कहना है कि इसने उसको सभी को नष्ट करवा दिया था। इसने अपने शासनकाल से जितना भी मतलब शासनकाल के बाद का इतिहास है वही रखा। संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति था ये। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पूरा नाम इसका भतीजा भी था और दामाद भी था, ठीक है। और इस धोखे से इसको मतलब मारा और सारा शासन किया। तो देखो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे जो वीडियो हैं वो आपके लिए लाते रहें। और जो फिर से मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जो पहले पाठ के प्रश्न उत्तर हैं या जो नोट्स हैं वो आपको PDF भेज दी गई है, उसको आप देखें डाउनलोड करके, और अपनी जो नोटबुक है उसमें हर पाठ कंप्लीट होते ही उसके प्रश्न उत्तरों की PDF नोट्स की PDF आपके पास भेज दी जाएगी। चाहे 10th क्लास हो चाहे 12th हो, कोई भी क्लास हो, आपको PDF भेज दी जाएगी। साथ साथ में होमवर्क भी करते रहें ताकि होमवर्क इकट्ठा न हो। तो अगले वीडियो के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।